इनको अभी तक ईरानियों को यही लग रहा है कि ये मीडिएटर है। ये देखिए बड़े बड़ों को न गोली मारती है न तलवार मारती है, इनको मारती गलतफहमी। अमेरिका ने ये चाल चली कि उसने बोला ठीक है बेटा तुम्हें जो करना है करो, तुम दुनिया का ब्लॉक कर रहे हो, हम तुम्हारा ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं तुम्हारी और चाइना की दोस्ती कितनी गहरी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ये फंसी हुई है, पूरे शिप्स यहां पे फंसे हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि यहां से ईरान इनको मार देगा। ये चल रहा है मामला यहां पे। ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे जिससे ईरान को ये दोबारा शुरू करने में फिर अरबों डॉलर लगते हैं। दोस्तों ऐसी चीज नहीं है, ये नल नहीं है कि खोल दिया बंद कर दिया। कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ठीक है भाई आपके ऊपर बमबारी हो रही है तो आप भी आके लड़िए ना। इजराइल तो लड़ने को तैयार है, लड़ भी रहा है इजराइल, लेकिन फिर यूएई को ये बोलना, कतर को बोलना, बाकी सब देशों को जिनको सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स एंड एम्युनिशन, इनको बोलना कि भाई आपके ऊपर हमला हुआ है, आप कब जवाब देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। धीरे धीरे ईरान के अंदर वाला मामला दोस्तों चरमरा रहा है। मैं वो फर्क की बात नहीं कर रहा, मैं वो दरार, उस फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा जो ईरान के अंदर आ चुकी है। एक तरफ उनकी फौज और एक तरफ उनके सियासतदान, द पॉलिटिशियंस एंड द आर्मी और द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनके बीच की फ्रैक्चर में बात नहीं कर रहा। लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा करा है कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत बुरी तरीके से हिल रही है और अब ईरान के जो सुर हैं हल्के से, ज्यादा नहीं, इसमें कोई ऐसा दिन और रात वाला बदलाव नहीं आया, लेकिन हल्के हल्के से उनके सुर बदले से नजर आ रहे हैं। चलिए ईरान के सुर के बारे में बात करते हैं। और यहां पे आसिम मुनीर की फोटो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि फिर से एक बार पाकिस्तान के थ्रू ईरान ने एक प्रपोजल भेजा है। वो प्रपोजल कहता क्या है और ये ईरान के सुर बदल गए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ईरान सबमिट्स न्यू प्रपोजल टू पाकिस्तान मीडिएटर। The Islamic Republic of Iran says that it has delivered its latest proposal for negotiations based on efforts to end the war to Pakistan. Iran handed over the text to Pakistan, a mediator for negotiations with the United States on Thursday. इनको अभी तक ईरानियों को यही लग रहा है कि ये मीडिएटर है। ये देखिए बड़े बड़ों को न गोली मारती है न तलवार मारती है, इनको मारती गलतफहमी। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मीडिएटर, पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है। पाकिस्तान इज वर्किंग, द एंटायर नेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल आर वर्किंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो मार्को रूबियो की टीम है एक, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। Meanwhile, Foreign Ministry spokesperson Ismail Baqai emphasized in a television interview that ending the war and establishing a sustainable peace remains Iran's priorities. Following a ceasefire between Iran and the United States, the two sides held negotiations mediated by Pakistan and Islamabad, जो कि फेल हो गई थी। अब इन्होंने एक नया प्रपोजल भेजा है। वो क्या है? अब दोस्तों ये 28 अप्रैल का है, ठीक है जी, ये करीब चार दिन पुराना मामला और फिर ये 1 मई का मामला है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूं, पहले इधर आ जाते हैं, लेट्स गो टू दिस साइड। ईरान रेडी टू रीओपन हॉर्मुज ऑन 3 कंडीशंस। अब ईरान ने बोला है कि हम हॉर्मुज खोल देते हैं, हमारी 3 शर्तें हैं। यूएस जो है वो अपना ब्लॉकेड लिफ्ट कर दे। ये क्यों बोला यूएस ब्लॉकेड लिफ्ट कर दे? पहले तो ये बोलते थे कि लेबनान पे हमला मत करो, हिजबुल्लाह पे हमला मत करो, हैं? अब ये पहली शर्त ब्लॉकेड कैसे हो गई? मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूं कि ये सब मुंह से जो बोले, इनके वेरियस एम्बसीज और इनके कॉन्सुलेट्स दुनिया भर में मीम्स बनाए और बड़े ह्यूमर के साथ टारगेट करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो सोशल मीडिया में हल्ला करने के लिए ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड ईरान जो है अब चरमराने लगा है, अंदर से उसको दर्द होने लगा है। द यूएस वुड लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड। भाई यूएस के ब्लॉकेड की क्या वैल्यू है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं ईरान की सरकार से, क्या वैल्यू है यूएस के ब्लॉकेड की? आप बताइए ना। आप तो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने ब्लॉक कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉकेड जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है। आपको उससे क्या मतलब है? करने दो। ये दिक्कत हो रही है। If it ends the war in the Middle East, if the discussions on Tehran's nuclear program are pushed to a later phase of the diplomatic process, और यहां पे दोस्तों 1 मई की बात है, ईरान softens conditions for resuming peace talks with the US। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कवर कर रही है। ईरान softens conditions। पहले ईरान ने एक बड़ा आक्रामक रुख अपनाया था कि हम देख लेंगे और हम ऐसा कर देंगे, बस अब ऐसे नहीं बोल रहा।
अब कहता भाई साहब जरा देख लेना, हमने आपको एक चिट्ठी भेजी थी, जरा देख लेना। अब ईरान के ये शुरू हो गए हैं। The new Iranian proposal takes a step towards the US by offering to discuss Tehran's conditions for opening the Strait of Hormuz at the same time as US guarantees to end its attacks and unwind its blockade of Iranian ports. People familiar with the details said. अब ये देखिए, इसको देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है और मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हूं आपके लिए। ये क्या लिखा है? The new Iranian proposal takes a step towards the US by offering to discuss Tehran's conditions for opening the Strait of Hormuz at the same time as US guarantees to end its attacks and unwind its blockade. मैं फिर बार बार यही बात पूछ रहा हूं, आपको यूएस के ब्लॉकेड से क्या प्रॉब्लम हो रही है? दिस इज द $1 million क्वेश्चन और परहैप्स $1 billion क्वेश्चन। तो मिलियन से बात तो आगे चलेगा, बिलियंस की बात हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दुनिया को ईरान ने यहां से पकड़ रखा था, कॉलर से। अमेरिका ने यह चाल चली कि उसने बोला ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, तुम दुनिया का ब्लॉक कर रहे हो, हम तुम्हारा ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं तुम्हारी और चाइना की दोस्ती कितनी गहरी है। देखते हैं, एक बार तेल जाना बंद हो जाए, एक बार पैसे का पूरा आना जाना बंद हो जाए, फिर हम देखते हैं यारियां, ये दोस्तियां। आज की तारीख में ईरान ये कह रहा है कि नहीं यार, ये ब्लॉकेड खत्म करो अपना। क्योंकि जैसे ही यूएस ने ब्लॉकेड किया, यूएस कहता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ में गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस ने जैसे ही ब्लॉकेड किया दोस्तों, गल्फ ऑफ ओमान, हॉर्मुज की वैल्यू उसने बहुत कम कर दी। आज की तारीख में भी देखिए बात ही है ना, हॉर्मुज की वैल्यू क्यों कर दी? क्योंकि यूएस और किसी को रोक नहीं रहा, वो तो ईरान की शिप रोक रहा है, या जो ईरानियन पोर्ट से ओरिजिनेट कर रहे हैं उन शिप कट दोबारा करेंगे, या तो फिर जो ईरानियन पोर्ट से ओरिजिनेट कर रहे हैं उन शिप्स को रोक रहा है ना वो। तो ईरान की अर्थव्यवस्था को उसने बिल्कुल उसका हलवा बना दिया अच्छी तरीके से। Iran previously wanted the US to drop its blockade as a precondition for talks and agree to terms for ending the war before discussions on the future management of the strait and its nuclear program. The new proposal then calls for discussing the issues around Iran's nuclear file exchange for US sanctions relief, the people said. अब ईरान ने एक तो बोला है कि भाई प्लीज ब्लॉकेड खोल दो अपना। वो आगे चल के मैं स्लाइड्स में आपको बताऊंगा क्यों ईरान ऐसा बोल रहा है कि ब्लॉकेड खोल दो, ब्लॉकेड खोल दो, ठीक है ना। एक तो ये बात है। दूसरा, ईरान कह रहा है कि चलो यार हम ना न्यूक्लियर के बारे में बात कर लेते हैं, सैंक्शंस हटा दो हमारे ऊपर से, चलो हम न्यूक्लियर के बारे में बात करने को तैयार है। तो ईरान हैज टेकन अ स्टेप डाउन। हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा, बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है, और पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है। जो शिकंजा है वो इतना ज्यादा मजबूती से ईरान की ओर बढ़ रहा है कि देखिए हर चीज पैसे पे रिवॉल्व करती है। आपको लड़ाई, जो आप ड्रोन मार रहे हैं इतने, कई सौ की तादाद में लोग कह रहे हैं कि हजारों ड्रोन है, हजारों बैलिस्टिक मिसाइल है, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। पैसा नहीं होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल का खाना खाओगे, क्या करोगे बैलिस्टिक मिसाइल का? नहीं है तुम्हारे पास पैसे। अमेरिका ने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया उनको। ये देखिए साहब, Iran has indicated to mediators that it would be ready to sit down for talks in Pakistan by early next week if Washington is open to the new proposal. तो ये जो प्रपोजल दिया है कि आप अपना ब्लॉकेड खोल देंगे, राइट, हम आपसे न्यूक्लियर पे भी बात कर लेंगे, हम हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत। क्यों? यही तो बातें थी ना भाई। बात क्या थी जिस पे कॉम्प्रोमाइज करना था? न्यूक्लियर। बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बात हो रही है, अब बैलिस्टिक मिसाइल पे भी आ जाएंगे लोग धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा। Strait of Hormuz traffic drops by over 90%, fewer than 10 ships daily amid US-Iran tension. अब ये कह रहे हैं कि साहब 90% ना ट्रैफिक गिर गया है। तो जहां पे 100 जहाज जाते थे, उदाहरण दे रहा हूं मैं, 100 जहाज जाते थे, वहां 10 जहाज जाते, 90 नहीं जाते। तो 90% गिरावट आई है इसमें। बिफोर द एस्केलेशन व्हिच began on February 20th, around 130 ships transited the strait daily. तकरीबन 130 ships रोज जाते थे, अब ना के बराबर जाते हैं, fewer than 10 ships. Officials at UK Maritime Trade Operations said that the situation is also left between 850 and 870 large merchant vessels stranded inside the Gulf, unable to safely exit due to security risks. अब यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ये फंसी हुई है, पूरे शिप्स यहां पे फंसे हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि यहां से ईरान इनको मार देगा। ये चल रहा है मामला यहां पे, ठीक है ना। और यहां से शिप्स तो जा ही रहे हैं, यहां से तो कोई, ये तो ओमान का इलाका है, so they can easily go straight there. I don't think Iran is hitting. Iran is essentially hitting in this area. मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे ज्यादा फोकस है ईरान का, लेकिन ईरान ने फिर बोल दिया, क्योंकि ये जो देखिए, हम जब कहते हैं ना कि मानिए कि 10 जहाज रोज जा रहे हैं, तो 10 जहाज अगर रोज जा रहे हैं यहां पे, तो 10 के ईरान के तो जा नहीं रहे, क्योंकि यूएस, ईरान के जो भी जा रहे हैं इसमें चोरी से जा रहे हैं, जिसको यूएस नहीं पकड़ रहा। यूएस ने यहां पे पूरा ब्लॉकेड लगा रखा है इस इलाके में।
यानी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई चला भी जाता है, ईरान परमिशन दे भी देता है, उसकी परमिशन जो है दोस्तों वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि यहां से अगर ईरान ने परमिशन दी तो यहां पे आके फिर अमेरिकन शिप से वो टकराएगा। अभी अगर 10 जहाज जा रहे हैं, इसमें से ईरानी जहाज कितने हैं? ईरान की पूरी इकोनॉमी अगर ऑयल पे चल रही है, ऑयल एंड गैस पे चल रही है पूरी की पूरी इकोनॉमी, तो कोई मुझे यह बताए कि अगर एक दिन में 10 जहाज जा रहे हैं, उसमें मान लीजिए चोरी करके 2-3 जहाज निकल भी जाते हैं, 2-3 जहाज से पूरे इतने बड़े मुल्क की इकोनॉमी चल जाएगी? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं चल सकती, बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और यही चाबी है, यही डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहा है कि इनको इकोनॉमिकली इनका गला दबा दो। अब इससे हुआ क्या है? ईरान लॉस्ट, अब ये देखिए 4800000000 इन ऑयल रेवेन्यू ड्यू टू यूएस ब्लॉकेड। ठीक है जी, ये इसने लूज करा है 4.8 अरब डॉलर्स, 4.8 बिलियन डॉलर इन ऑयल रेवेन्यू। 13 अप्रैल को शुरू हुआ था, 13 अप्रैल को शुरू हुआ था, एक महीना नहीं हुआ इसको, अभी एक महीना नहीं हुआ, एक महीने में भी 10 दिन बाकी हैं। 4.8 बिलियन, जब तक ये एक महीना पूरा होगा ईरान के तकरीबन 7 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट कि चल क्या रहा है यहां पर। बहुत दिक्कत हो रही है ईरान को दोस्तों। देखिए, ईरान के लिए बहुत बड़ा पैसा है ये, 4.8 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ा पैसा है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, और इतने ज्यादा सैंक्शंस हैं, 1979 से हैं। ईरान की जो करेंसी है वो क्रैश कर रही है। आज की तारीख में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लोगों को बहुत दिक्कत है, लेकिन क्योंकि वहां पे कैमरा अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे 10 और चीजें अलाउड नहीं है, तो साहब फिर अंदर की जो सफरिंग है वो बाहर कैसे आएगी? ईरान के जो लोग हैं अपनी व्यथा दुनिया को कैसे बताएंगे? सोशल मीडिया आपने बंद कर रखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके कंट्रोल में है, तो कहानी फिर खत्म हो गई। आपने इंटरनेट का स्विच ऑफ कर दिया, अब कर लो जिसको जो करना है। The blockade ordered by Trump administration as leverage in ceasefire negotiations has redirected more than 40 vessels attempting to pass through with Iranian oil and other cargo. Pentagon official told Axios, with Iran's on-land storage reaching capacity and unable to load fresh tankers, Tehran has begun using older vessels as floating warehouses in a stopgap mechanism that extends the crisis but doesn't resolve it. अब हुआ ये है कि दोस्तों, खासतौर से जैसे खड़ग आइलैंड है, खड़ग आइलैंड एक ऐसा इलाका है जहां पे ईरान स्टोर करता था, और वहां से 90% ईरान का ऑयल आता था। अच्छा, ईरान का जो ऑयल जाता था, आता था, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब क्योंकि यूएस वालों ने ब्लॉकेड वहां पे शुरू कर दिया है, जो ब्लॉकेड शुरू कर दिया है यूएस वालों ने, तो ब्लॉकेड के बाद क्या है? 13 अप्रैल के बाद क्या है? ईरानी जहाज तो आ नहीं रहे, जहाज के अंदर तेल है। जब ईरानी जहाज वहां से निकल नहीं पा रहे और अमेरिकन शिप्स उनको रोक दे रहे हैं, अमेरिकन नेवी के, तो वो फिर वापस जा रहे हैं। यार, जमीन से तो आप तेल निकाल ही रहे हो, वो आप रोक नहीं सकते। आप जमीन से तेल निकाल रहे हो, वेरी गुड, आपने जमीन से तेल निकाल दिया। एक बार आपने जमीन से तेल निकाल दिया तो आप कहीं पे उसको स्टोर करोगे, आप कहीं पे उसको रखोगे ना, एक जगह आपने रख लिया, वो जगह भर गई, वो जगह भर गई। अब उसमें जगह नहीं है कि और तेल उसके अंदर स्टोर करो, उसके अंदर बचा के और तेल रखो, वो जगह खत्म हो गई ईरान में, क्योंकि तेल लगातार आ रहा है। और यहां से जो जहाज पहले लेकर जाते थे बेचने के लिए, उन जहाजों को यूएस ने रोक दिया है। तो जो पुराने जहाज हैं, जिनको बोल दिया था कि अब तो ये किसी काम के नहीं है, वो पड़े हुए थे ऐसे ही, तो पुराने जहाजों में तेल डाल रहा है ईरान, क्योंकि ईरान के पास बिल्कुल मामला खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? कुछ दिनों में, 10-15 दिनों में आप देख लीजिएगा कि ईरान अब बोलेगा या तो ऑयल के अपने जो ऑयल वेल्स हैं उसको बंद करना पड़ेगा, या तो ईरान को बंद करना पड़ेगा उसको, या फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टोरेज कैपेसिटी, ये देखिए रिपोर्ट दिखा रही है ना, ओल्डर वेसल्स एज फ्लोटिंग वेयरहाउसेस, तैरते हुए वेयरहाउस, क्योंकि जहां पे ऑयल स्टोरेज था वो कैपेसिटी फुल हो गई है। तेल निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, यहां पर भरा जा रहा है, बाहर जाने का निकास का कोई रास्ता नहीं है। अब निकास का रास्ता नहीं है, तो जो पुराने जहाज थे, जो किसी काम के नहीं, जो कंडम हो चुके हैं जहाज, उनको ठीक है, चल नहीं सकते, कोई बात नहीं, उनको लंगर जैसे डालते हैं ना नीचे, वो डाला, वहां पे वहीं पे खड़ा हुआ है जहाज, उसके अंदर पंप करो तेल। पंप कितना पंप करोगे? वो जहाज तो कहीं जा ही नहीं रहा। चलो, आपने 1 जहाज, 2 जहाज, 3 जहाज, 4 जहाज, फिर क्या करोगे? कुछ दिनों के बाद तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जहाज जो है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, फिर क्या करोगे? तो ये सारी की सारी चीजें जो है ईरान को डेली प्रेशर ईरान के ऊपर बढ़ा रही हैं। एक ना एक दिन ईरान, अगर ये चलता रहा, ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे, जिससे ईरान को ये दोबारा शुरू करने में फिर अरबों डॉलर लगते हैं। दोस्तों, ऐसी चीज नहीं होती है, ये नल नहीं है कि खोल दिया बंद कर दिया। एक बार आपने तेल के कुएं कर दिए बंद, फिर आपको एक पूरे प्रोसेस में जाना पड़ेगा,
उसको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए। दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ईरान के पास वो पैसा है नहीं। यहां पे रॉयटर्स एक खबर बता रहा है दोस्तों कि यहां पे हम तेल की बात कर रहे हैं, ईरान के साथ क्या हो रहा है, हॉर्मूज में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के थ्रू क्या प्रपोजल दिया। यहां पे यूएस बाईपासेस कांग्रेशनल रिव्यू फॉर मिलिट्री सेल्स ऑफ 8.6 बिलियन टू मिडिल ईस्ट एलाइज। 8.6 अरब यूएस डॉलर का सेल कर दिया। कांग्रेस के थ्रू गए नहीं। ट्रंप ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचो माल। ये बेचो माल के पीछे क्या फिलॉसफी है, ये भी हमें जानना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास कांग्रेशनल रिव्यू टू अप्रूव मिलिट्री सेल्स टोटलिंग ओवर 8.6 बिलियन टू मिडिल ईस्टर्न एलाइज इजराइल, कतर, कुवैत एंड दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी कि इजराइल को, कतर को, कुवैत को और यूएई को उसने 8.6 अरब डॉलर का हथियार जो है ना पूरे वो बेच दिए। ये कौन कौन से हथियार हैं? The announcement included approving military sales to Qatar of Patriot air missile defense replenishment services costing 4.01 billion. अब दोस्तों इसमें यह कहानी है कि जब कतर के ऊपर हमले हो रहे थे और ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा था, जाहिर सी बात है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इन लोगों ने यानी कि कतर ने पेट्रियट मिसाइल फायर करी, जो कि एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। वो इनकी लगभग खत्म हो गई क्योंकि इतनी ज्यादा फायर कर दी इन लोगों ने। अब क्योंकि लगभग खत्म हो गई, इनको चाहिए थी, तो ये जो है 4 अरब डॉलर लगभग का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा है एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स APKWS कॉस्टिंग 992.4 मिलियन। ये दोस्तों बेसिकली ये दिस इज नॉट अ वेपन इन इटसेल्फ। ये जो कह रहे हैं ना कि एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स, ये किट के साथ, आप इसको किट कह लीजिए, आप इसको एक सिस्टम कह लीजिए, जो कि आप एक रॉकेट में फिट करते हैं तो ये फिर लेजर गाइडेड करके उसको एक्यूरेट बनाता है। बेसिकली ये बात है, जहां पे आप बोलेंगे फिर वहीं पे जाके लगेगा ये, राइट। ज्यादातर इसको 70 mm के रॉकेट्स पे लगाया जाता है, लेकिन इधर किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं दैट आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि इनके पास क्या क्या पैराफर्नेलिया है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे लगा रहे हैं, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन ये जो है ना एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स, ये भी इन्होंने लगभग 1 अरब डॉलर के दिए। तो टोटल अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा कि 5 अरब डॉलर के हथियार तो इन्होंने कतर को बेच दिए। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखेंगे कुवैत को इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम, ये 2.5 बिलियन का दे दिया, और इजराइल को एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम कॉस्टिंग 992.4 मिलियन। द स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड अ सेल ऑफ द यूएई ऑफ एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम फॉर 147.6। तो ये इसमें जो है ऑफेंसिव का भी बहुत ज्यादा मामला है। एक तो पेट्रियट है अपने आप को बचाने के लिए कि दुश्मन हमला करे, लेकिन हमला करने के लिए लोग कहते हैं कि जो टोटल किट्स दिए हैं एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स जो इजराइल को दिए हैं 10,000 दिए हैं, यानी कि 10,000 मिसाइल इजराइल के पास। वो 10,000 मिसाइल जो कि एकदम एक्यूरेट है, जहां पे बोलेंगे वहां पे जाके लगेगी। ये क्या कोई बहुत बड़ा प्लान हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ठीक है भाई, आपके ऊपर बमबारी हो रही है तो आप भी आके लड़िए ना। इजराइल तो लड़ने को तैयार है, लड़ भी रहा है इजराइल, लेकिन फिर यूएई को ये बोलना, कतर को बोलना, बाकी सब देशों को जिनको सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स एंड एम्युनिशन, इनको बोलना कि भाई आपके ऊपर हमला हुआ है, आप कब जवाब देंगे कि हम ही आपकी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, आप भी लड़िए। और ये डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुका है। हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, मुझे ऐसी कोई अंदर की जानकारी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा हूं उनको कि साहब देखिए, आपको भी तो अटैक करा है ईरान ने, आपने तो ईरान के ऊपर हमला नहीं करा, आपके ऊपर हमला क्यों किया ईरान ने? अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप भी मिलिए, फिर हमारे साथ आप भी अंदर घुसिए। हो सकता है ये प्लान हो, क्योंकि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन्स का पहुंचना वहां पे या उसका अप्रूवल देना। 4 दिन पहले की बात है कि इजराइल के पोर्ट्स पे, जिसमें एक पोर्ट हाइफा भी था, एक और पोर्ट है वहां पे, एक हाइफा, वहां पे एक दिन के अंदर 6,500 टन के हथियार पहुंचे थे। 6,500 टन के हथियार पहुंचे एक दिन के अंदर। अब आप ये समझ लीजिए तैयारी किस चीज की हो रही है। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि सिर्फ और सिर्फ लेबनान के लिए, तो आई डोंट थिंक दे नीड दैट काइंड ऑफ प्रिसिजन इक्विपमेंट एंड दैट काइंड ऑफ हाईटेक इक्विपमेंट ओनली फॉर लेबनान। अब मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं, मैं नॉट द लेबनान आर्मी, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट हिजबुल्लाह। एक और खबर है दोस्तों, ये है टाइम्स ऑफ इजराइल की। Israel sent laser system to UAE to help intercept Iranian missiles and drones. Israel dispatched a version of the Iron Beam laser-based air defense system to the United Arab Emirates during the recent fighting with Iran to help protect the Gulf nation from missile and drone attacks, according to a report on Thursday. According to the Financial Times, Jerusalem also sent over an advanced surveillance system known as Spectro
to help the UAE detect Iranian drones from up to 20 kilometers. The report comes on the heels of a piece by Axios earlier in the week, which asserted that Israel deployed Iron Dome battery to the Gulf nation and sent several dozen troops to operate it. Citing a source familiar with the matter, the Financial Times reported that Israel also sent additional unspecified weapon systems to the UAE. तो यानी कि UAE के अंदर पहले हम लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने सब मिसाइल्स भेजी थी, आयरन डोम वहां पे लगाया था, अब पता लग रहा है कि आयरन बीम भी वहां पे लगाया है, और वहां पे आज की तारीख में भी यूएई में इजरायली सोल्जर्स हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप देख लीजिएगा जिस तरीके से स्टेट्स थिंक करते हैं ना, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पीपल आर स्लोली एंड स्लोली, ये जो अरब स्टेट्स हैं, दे आर गोइंग टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स इजराइल। जॉर्डन ऑलरेडी हैज, इजिप्ट, नॉट अरब, इट्स नॉर्थ अफ्रीका, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं, वैसे अरब कह लीजिए ना भी कहिए उनको, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है इजिप्ट, बट दे हैव साइंड दैट पीस डील विद इजराइल, सो दे आर सेफ देयर। जॉर्डन इज ऑलमोस्ट एन एलाई। सऊदी अरेबिया कोई लड़ता झगड़ता है नहीं इनके साथ। सीरिया में अहमद अल शरा आ गया, वहां पे मामला ठप हो गया बिल्कुल। अहमद अल शरा तो यही कहता है कि हमारी दुश्मनी हिजबुल्लाह के साथ है, हमारी दुश्मनी थोड़ा ना इजराइल के साथ है। इराक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यमन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि जो वेल्दी मुस्लिम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, उस इलाके में दे आर गोइंग टू स्लोली एंड स्लोली ग्रेविटेट टुवर्ड्स इजराइल। इनको जैसे यूएई गया है ना, आप देखना थोड़े समय के बाद यू विल फाइंड आउट आफ्टर सम टाइम, यू नो, कि कतर इज ऑल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। दे विल हैव टू, क्योंकि एक बार आपने किसी पे मिसाइल मारी, आपने उसका भरोसा तोड़ा, उसके बाद वो और बार बार आप मिसाइल मार रहे हैं, बार बार मिसाइल मार रहे हैं। रास लफान है द बिगेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड, वो कतर की है। रास लफान के ऊपर ईरान ने बम मार दिया, मिसाइल मार दी, 17% प्रोडक्शन उनका खत्म कर दिया। ठीक है, $100 अरब का लॉस है उनको, $100 अरब का अगले 5 साल में। 1 साल का $20 अरब का लॉस है। आपको लगता है कतर भूल जाएगा? कतर ये कहता है भाई हमने तो आप पे अटैक नहीं करा, आपने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया, ये बताइए। या तो कतर ने अटैक किया होता तब आपका अटैक करना जायज था। इजराइल अटैक कर रहा है, कहां से? इजराइल से। हवाई जहाज आते हैं और साउथ पार्स एक जगह है ईरान की जहां से गैस निकलती है, साउथ पार्स पे मिसाइल मारते हैं। ये इजराइल को जवाब नहीं देते, ये बगल में कतर है उसको मार देते हैं। ये सब लोग भूलेंगे नहीं, ये पूरा मामला मिडिल ईस्ट का दोस्तों आग लग चुकी है। और जो आपको आप कहेंगे मेजर साहब आप कह रहे हैं आग लग चुकी है, यहां तो सीज फायर है। नहीं, मैं दूसरी आग की बात कर रहा हूं, जो डिस्ट्रस्ट की आग है ना, जो हेटरेड की आग है, ये अब इतनी आसानी से खत्म होगी नहीं। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।